एवरी गुड स्टूडेंट्स, आज हम मनु के परराष्ट्र संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे उसमें में मंडल सिद्धांत का अपना अध्ययन किया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसे अपना मित्र माने, किसे अपना शत्रु माने। आज परराष्ट्र संबंधों में हम मनु के षड्गुण नीति का अध्ययन करेंगे। षड्गुण नीति, षड्गुण्य नीति, षड्गुण्य नीति। षड्गुण्य नीति का अर्थ है कि षड यानी छह, यानी छह सिद्धांतों वाली नीति, छह गुणों वाली नीति, छह गुणों वाली नीति षड्गुण नीति कहलाती है। छह गुणों वाली नीति यानी एक राजा को समय के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार ये जो छह नीतियां बताई हैं इनमें अपने परिस्थितियों और समय के अनुसार किसी भी नीति का प्रयोग कर सकता है और अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है। तो षड्गुण नीति में मनु ने बताया है संधि, विग्रह, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विवेदी भाव, और संश्रय। ये छह नीतियां बताइए: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विवेदी भाव और संश्रय। तो मनु ने कहा है कि एक राजा को अपने राज्य के तात्कालिक हित या भविष्य में होने वाले लाभ या हित को ध्यान में रख करके दूसरा जो राजा है उसके साथ संधि यानी मेल करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। यानी मनु का कहना है कि यदि कोई दूसरा राजा है उनसे मित्रता करने में, संधि या समझौता करने में राज्य का हित है, वर्तमान तत्कालिक या भविष्य में राज्य को हित होने वाला है, कोई लाभ होने वाला है, तो उस राजा के साथ संधि कर लेनी चाहिए। तो मनु ने संधि के दो भेद बताए। मनु ने संधि के दो भेद बताए हैं। एक तो समान कर्मा संधि, समान कर्मा संधि, एक तो बताया समान कर्मा संधि, और एक बताया है असमान कर्मा संधि। असमान कर्मा संधि। तो मनु कहता है कि दो मित्र राजा मिलकर के, मनु कहता है कि दो मित्र राजा मिलकर किसी शत्रु पर आक्रमण करने की प्लान बनाते हैं, विग्रह की नीति अपनाते हैं, तो उसको समान कर्मा संधि कहते हैं। दूसरा है संधि का रूप असमान कर्मा संधि। असमान कर्मा संधि से तात्पर्य है कि दो शत्रु राजा ये समझौता करते हैं, ये मित्रता करते हैं, ये संधि करते हैं कि वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो ये असमान कर्मा संधि कहलाता है। दो शत्रु राजा आपस में समझौता करते हैं, कि वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, कि वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो ये असमान कर्मा संधि
कहलाती है। तो मनु ने एक राजा को परिस्थिति और समय के अनुसार जिन संधियों, जिन नीतियों को अपनाने के लिए कहा है, उसमें पहली उसकी संधि है और इसके कितने भेद बताए हैं? 2, समान कर्मा संधि और असमान। अब है विग्रह। विग्रह विग्रह का तात्पर्य युद्ध है। शत्रु राजा आपत्ति में है, कठिनाई में है, अब सेना व अन्य क्षेत्रों में अपने से कमजोर है। अपने जो 7 अंग हैं राज्य के, राजा स्वयं, मंत्री, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र, जो राजा के 7 अंग हैं, ये सारी जो राज्य की प्रकृतियां हैं ये मजबूत हैं, हम उसको आसानी से पराजित कर सकते हैं। तो शत्रु राजा को पीड़ित करने या उस पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से, शत्रु राजा को पीड़ित करने या विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यदि उस पर आक्रमण किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है, युद्ध कहा जाता है। विग्रह के भी 2 भेद बताए गए हैं। एक तो विग्रह के भी 2 भेद बताए गए हैं। एक तो स्वयंकृत विग्रह, स्वयंकृत विग्रह, स्वयंकृत विग्रह, और एक होता है मित्र से अपकृत विग्रह। अपकृत विग्रह है। आप देखो, विग्रह दूसरे राजा को कमजोर देख करके, उसकी सेना को छीन दे करके, आपत्ति में देकर के उसको पीड़ित और विजय प्राप्त करने की दृष्टि से एक राजा को विग्रह की नीति अपनाई जानी चाहिए। विग्रह की नीति अपनाने से पहले एक राजा को यह देख लेना चाहिए कि वह स्वयं शत्रु से ज्यादा शक्तिशाली है। राज्य की जो 7 प्रकृतियां हैं वो 7 प्रकृतियां उस राजा से ज्यादा शक्तिशाली हैं, अच्छे सुदृढ़ स्थिति में। ऐसी स्थिति में दूसरे राजा को पीड़ित या उस पर विजय प्राप्त करने से विग्रह की नीति अपनाई जा सकती है। विग्रह के भी 2 भेद बताए गए हैं। स्वयंकृत विग्रह, यदि कोई राजा स्वयं ही अपने राज्य के हित के लिए दूसरे राज्य के विरुद्ध विग्रह की नीति अपनाता है, दूसरे यानी अपने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए दूसरे राज्य के विरुद्ध विग्रह की नीति या युद्ध की नीति अपनाता है, तो यह विग्रह का प्रथम रूप है। यह विग्रह का प्रथम रूप है। और यदि कोई राजा अपने मित्र राजा द्वारा किए गए उपकार को, पूरा अपने मित्र राजा द्वारा किए गए उपकार को ध्यान में रख करके उसके शत्रु राजा पर आक्रमण करता है, तो उसको मित्र से अपकृत विग्रह कहते हैं। यानी विग्रह यानी युद्ध, आक्रमण। तो इसमें 2 भेद हो गए। स्वयंकृत विग्रह, यदि कोई राजा स्वयं शत्रु राजा पर आक्रमण करता है अपने राज्य के हितों को ध्यान में रख करके, तो स्वयंकृत विग्रह कहलाता है। यदि कोई शत्रु राजा अपने मित्र राजा द्वारा किए गए उपकार को ध्यान में रखते हुए दूसरे उसके शत्रु राजा पर आक्रमण करता है, तो उसे मित्र से अपकृत विग्रह कहते हैं। तो एक राजा को विग्रह की नीति अपनाने से पहले यह अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि अपने राज्य की स्थिति शत्रु राजा से सुदृढ़ है, मजबूत है, सैनिक रूप से, 7 प्रकृतियों के रूप से। अब है यान। यान के भी, यान का अर्थ होता है वास्तविक आक्रमण। यान का अर्थ होता है वास्तविक आक्रमण। यान का अर्थ क्या होता है?
वास्तविक आक्रमण। जब कोई राजा अपनी सेना को लेकर के शत्रु राजा पर आक्रमण कर देता है, युद्ध शुरू हो जाता है, तो वो विग्रह नहीं कहा जाता, विग्रह नहीं, वो यान कहलाता है। विग्रह का अगला कदम, विग्रह का अगला स्तर यान होता है। जब दो राजा आपस में युद्ध शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं, तो वो यान कहलाता है। यान का अर्थ होता है वास्तविक आक्रमण। वास्तव में युद्ध शुरू हो जाता है तो वो यान की स्थिति में आ जाता है। यान के भी दो भेद बताए हैं मनु ने। एक बताया है एकाकीन यान, एकाकीन यान। एक बताया है मित्र सहंत यान, मित्र सहंत यान। यान के भी कितने भेद बताए हैं? दो। एक तो एकाकीन यान, दूसरा मित्र सहंत यान। तो यदि कोई राजा अकेला ही शत्रु राजा पर आक्रमण करता है तो वो कौन सा यान होता है? एकाकीन यान होता है। यदि कोई राजा अकेला ही शत्रु राजा पर आक्रमण करता है तो वो कौन सा यान होता है? एकाकीन यान होता है। और यदि कोई राजा अपने मित्र राजा की सहायता से, सहंत यानी सहायता से दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो वो मित्र सहंत यान कहलाता है। मित्र के सहयोग से, मित्र की सहायता से आक्रमण करता है तो वह मित्र सहंत यान कहलाता है। तो इस प्रकार से एक राजा को दूसरे राजा को पीड़ित करने के उद्देश्य से, उस पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से, उसको कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से यान की स्थिति अपनाया जा सकता है। अब है आसन। आसन के भी दो भेद हैं। आसन, आसन ये है, एक तो देखो आसन का अर्थ होता है तटस्थता। आसन का अर्थ क्या होता है? तटस्थता, तटस्थता, उदासीनता, उदासीनता, तटस्थता, उदासीनता, यानी युद्ध को रोक देना, युद्ध नहीं करना, युद्ध के प्रति कुछ समय के लिए उदासीन हो जाना, युद्ध को कुछ समय के लिए रोक देना, कुछ समय के लिए शत्रु के प्रति युद्ध की नीति को त्याग देना, क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। अब मनु कहता है कि इस नीति को कब अपनाना चाहिए, कैसी परिस्थितियों में आसन की नीति को अपनाया जाना चाहिए? तो मनु कहता है कि शत्रु राजा अपने से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है। शत्रु राजा है वो यदि अपने से ज्यादा शक्तिशाली है, थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है, तो हमें उस राजा के विरुद्ध युद्ध की नीति को त्याग देना चाहिए, युद्ध की नीति से तटस्थ हो जाना चाहिए, युद्ध के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। अब इस नीति का क्या फायदा है, क्या लाभ है? तो मनु कहता है कि जितने समय तक हम युद्ध को रोके रखेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, शत्रु के युद्ध का इंतजार करेंगे, उस समय का उपयोग अपने आप को शक्तिशाली बनाने में किया जाना चाहिए। भाई अपन कमजोर है इसलिए अपन उदासीन है, तटस्थ है, आसन की नीति को अपना रहे, तो अपने मित्रों की सहायता से, स्वयं के प्रयासों से अपने कोष को, अपनी सेना को, अपनी राज्य की प्रकृतियों को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो यह है आसन, आसन का रूप। अब आसन के भी दो भेद होते हैं। एक रूप यह है कि कोई राजा स्वयं अपनी सेना व कोष, आसन का प्रथम रूप क्या है? पहला रूप क्या है कि कोई राजा स्वयं किसके क्षीण हो जाने पर? अपने कोष व सेना के क्षीण हो जाने पर, क्षीण यानी कमजोर हो जाने पर, यदि युद्ध के प्रति तटस्थता की नीति अपनाता है, आसन की नीति अपनाता है, तो वो आसन का प्रथम रूप होता है। आसन का दूसरा रूप, आसन का दूसरा रूप मित्र राजा, कोई राजा मित्र राजा के कहने पर आसन की नीति अपनाता है तो ये आसन का दूसरा रूप होता है। किसके कहने पर आसन की नीति अपनाता है? मित्र राजा की, मित्र राजा के कहने पर। यदि कोई राजा मित्र राजा के कहने पर आसन की नीति अपनाता है तो ये
आसन का दूसरा रूप होता है। अब है द्विवेदी भाव। तो द्विवेदी भाव का अर्थ क्या होता है? द्विवेदी भाव यानी दोहरी नीति। द्विवेदी भाव का अर्थ क्या होता है? दोहरी नीति। दोहरी नीति यानी कोई भी राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए द्विवेदी भाव की नीति को अपना सकता है। और द्विवेदी भाव का तात्पर्य होता है द्विवेदी नीति। द्विवेदी नीति का क्या तात्पर्य होता है? एक राजा, मनु के अनुसार द्विवेदी भाव का अर्थ यह होता है, कौटिल्य के अनुसार द्विवेदी भाव का तात्पर्य यह है कि कोई राजा एक साथ युद्ध और मित्रता, संधि व विग्रह की दोनों नीतियों के एक साथ अपनाता है तो वह विग्रह की द्विवेदी भाव की नीति कहलाती है। लेकिन मनु के अनुसार द्विवेदी भाव का तात्पर्य है कि कोई भी राजा है वो द्विवेदी भाव के अंतर्गत अपनी सेना को दो भागों में बांटता है। द्विवेदी भाव के अंतर्गत मनु के अनुसार कोई भी राजा द्विवेदी भाव की नीति अपनाता है तो अपनी सेना को दो भागों में बांटता है। अपनी सेना को दो भागों में बांटता है। सेना को दो भागों में बांटता है। अब दो भागों में कैसे बांटता है सेना को? आदि सेना, आदि सेना अपने सेनापति के नेतृत्व में शत्रु राज्य से लड़ने के लिए सीमा पर भेज देनी चाहिए। अपने राज्य की एक राजा को द्विवेदी भाव के अंतर्गत, दोहरी नीति के अंतर्गत अपनी सेना की आदि सेना अपने सेनापति के नेतृत्व में सीमा पर शत्रु राजा से लड़ने के लिए भेज दी जानी चाहिए। और शेष जो सेना बच गई उस सेना को स्वयं राजा अपने अधीन रख करके अपने दुर्ग, अपने किले, अपने प्रकोटे या राजधानी की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि कोई राजा अपने राज्य की सेना को दो भागों में बांट करके कुछ समय के लिए शत्रु राजा को युद्ध में रोके रख सकता है और उस समय का उपयोग अपने आप को सैनिक दृष्टि से, कोष की दृष्टि से, मित्र राज्यों से सहयोग सहायता लेकर के शक्तिशाली बनने का प्रयास कर सकता है और अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है। अब मनु कहता है कि द्विवेदी भाव, दोहरी नीति। इसके बाद अंतिम जो नीति है वो है संश्रय। संश्रय का अर्थ होता है आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है शरण लेना। संश्रय का अर्थ होता है आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है शरण लेना। अब शरण लेना किसकी? तो मनु कहता है कि यदि कोई राजा शत्रु राजा से पराजित हो जाता है तो उनसे अपनी सुरक्षा के लिए, शक्तिशाली शत्रु से अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी शक्तिशाली राजा की शरण में चला जाना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। तो यदि कोई राजा आप युद्ध में पराजित हो जाता है तो भी, या पराजित नहीं होता है तो भी शत्रु राजा से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे शक्तिशाली राजा की शरण में चला जाना चाहिए, उनसे आश्रय लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मनु कहता है कि एक राजा इन नीतियों को अपनी परिस्थिति व समय के अनुसार अपना करके अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है और अपने राज्य का विकास कर सकता है।